एवरीवन, आज की वीडियो में हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम टोटल 100 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये इसका पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। According to the Global Report on Food Crisis 2026, approximately how many people in Pakistan experience severe food security in 2025? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026, इसके अनुसार में 2025 में पाकिस्तान के कितने लोगों ने सीवियर फूड इनसिक्योरिटी का सामना किया है। तो ये करीब 11 मिलियन पीपल ने फूड इनसिक्योरिटी का सामना किया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, which country became श्रीलंका's fastest growing major export destination in Q1 2026? Q1 यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों महीनों में श्रीलंका का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सा कंट्री बना है। तो ये हम लोग का इंडिया बना है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर श्रीलंका का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट बना है 2026 के इन तीनों महीने में, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च को। नेक्स्ट है, which countries are leading talks on Strait of Hormuz maritime freedom of navigation initiatives to secure the Strait of Hormuz? तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले जो भी जहाज है उन सभी को सुरक्षा देने के लिए डिस्कशन किया जा रहा है और इस डिस्कशन को लीड कर रहा है फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये दो कंट्री मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव्स के अंडर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले सभी जहाज को सुरक्षा देने के लिए बातचीत कर रहे हैं। बट इस डिस्कशन में यूएसए जो कि पार्ट नहीं हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, which country became India's largest trading partner in 2025-26? 2025-26 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो बना था वो है चाइना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। 2025-26 में इंडिया और चाइना के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ था इसका टोटल वैल्यू है $151.1 बिलियन। तो ऑप्शन सी जो हो जाता है इस क्वेश्चन का ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ऑस्ट्रेलियाज फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ? तो ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ के तौर पे जो अपॉइंटमेंट दिया गया है वो है सुसान कोयल को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, which country has passed a bill banning people born after 2008 from buying tobacco? तो कौन सा कंट्री है जो हाल ही में एक बिल को पास किया है जिसमें कि 2008 के बाद जन्मे लोग तंबाकू नहीं खरीद सकते। तो ये जो कंट्री पास किया गया है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने एक बिल को पास किया है जिसमें कि बताया गया है 2008 के बाद में जो लोग जन्मे हैं उन लोग तंबाकू नहीं खरीद सकते हैं। और इस बिल को लाने का जो एक ही मकसद है, एक स्मोक फ्री जनरेशन को क्रिएट करना यूके पर। Question number 7, French President Emmanuel Macron has announced that he will quit politics in which year? तो अभी हाल ही में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर को क्विट करने का डिसीजन लिया है। तो ये कौन से साल के बाद में पॉलिटिकल कैरियर क्विट करने वाले हैं? तो ये 2027 के बाद में अपना पॉलिटिकल कैरियर को क्विट कर देंगे। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, which country has announced its exit from the Organization of Petroleum Exporting Countries and OPEC Plus Alliance from May 1, 2026? तभी हाल ही में कौन सा कंट्री ने अपना अनाउंसमेंट किया है कि वो अपना OPEC और OPEC प्लस एलियंस से खुद को बाहर कर देगा। तो ये जो अनाउंसमेंट किया गया है यूए के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। चलिए जान लेते हैं ओपीएससी के बारे में। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका कि हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया पे। इसे फाउंड किया गया था 14 सितंबर 1960 पर। इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स से कनाडा, इजिप्ट, नॉर्वे और ओमान। यूएई ओपीएससी का पार्ट बना था 1967 से। अभी हाल ही में यूएई ने अनाउंसमेंट किया है May 1 से ओपीएससी और ओपीएससी प्लस एलियंस का ये मेंबर कंट्रीज नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, which organization unveiled commemorative postage stamps on ISRO's ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के दौरान एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प को जारी किया है? तो ये किया गया है कर्नाटका पोस्टल सर्कल के द्वारा
तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Who launches the Namo Stall distribution scheme for street food and vegetable vendors in रांची? तो अभी हाल ही में स्ट्रीट फूड और वेजिटेबल वेंडर्स के लिए एक स्कीम को निकाला गया है। उस स्कीम का नाम है नमो स्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो ये स्कीम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसे किया गया है संजय सेठ के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। जानते हैं इस स्कीम के बारे में। नमो स्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जिसे कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ ने लॉन्च किया है। कहाँ पर? ये रांची पर। इसके फर्स्ट फेज में जो 5 वेंडर्स रहेंगे उनको फ्री का स्टॉल दिया जाएगा और एक स्टॉल का जो कॉस्ट है वो है 50,000 रुपीज़। सिंपली इसका एम है टू एम्पावर स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्टेबलाइज लाइवलीहुड। तो नमो स्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम किन लोग के लिए है? फ्रूट्स और वेजिटेबल वेंडर्स के लिए इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? ही रांची पर। Which two languages have been newly included as official languages in Meghalaya along with English? तो मेघालय में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑलरेडी इंग्लिश था। तो अभी हाल ही में मेघालय ने 2 न्यू लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है आज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। तो वो 2 लैंग्वेज है खासी एंड गारो। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो जो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुका है मेघालय का वो है इंग्लिश, खासी और गारो। ये तीनों ही ऑफिशियल लैंग्वेज है मेघालय के। नेक्स्ट है हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन लद्दाख आफ्टर द न्यू क्रिएशन? तो अभी हाल ही में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया है लद्दाख पर। पहले लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, तो अभी हाल ही में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड करके जो टोटल डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं लद्दाख पर वो है 7। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो लद्दाख में पहले जो डिस्ट्रिक्ट था वो है लेह और कारगिल। तो अभी हाल ही में 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स को ऐड किया गया है। उन सभी का नाम भी देख लेते हैं। नुब्रा, साम, चांगथाक, जंस्कार और द्रास। इन सभी को ऐड करके जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो चुका है लद्दाख में वो है 7। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला गया था 2019 पर। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। लद्दाख के टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अब हो चुके हैं 7। The Niti Aayog report titled Moving Towards Effective City Government, a Framework for Million Plus Cities was released by whom? तो अभी हाल ही में एक नीति आयोग की रिपोर्ट को जारी किया गया है और उस रिपोर्ट का नाम है मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट, अ फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज़। तो इसे किसके द्वारा रिलीज किया गया? तो इसे किया गया है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इसे कहाँ पर रिलीज़ किया गया है? न्यू दिल्ली पे रिलीज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गूगल्स AI डाटा सेंटर इन विशाखापट्टनम? तो विशाखापट्टनम में गूगल AI डाटा सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इसका फाउंडेशन स्टोन किन्होंने रखा है? तो ये रखा गया है N चंद्रबाबू नायडू और अश्विनी वैष्णव के द्वारा। इन दोनों ने मिलकर गूगल AI डाटा सेंटर का शिलान्यास किया है। कहाँ पर? विशाखापट्टनम पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो गूगल AI डाटा सेंटर जिसे विशाखापट्टनम पर इस्टेब्लिश किया जाएगा, इसका जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो अराउंड $15 बिलियन रहेगा। इसका कैपेसिटी एरिया देख लेते हैं 1 गीगावाट फैसिलिटी अक्रॉस द 600 एकर्स। इसका गोल रहेगा 6.5 गीगावाट डिजिटल हब डेवलपमेंट करने का। पार्टनर्स रहेगा अडानी कॉनेक्स और एयरटेल नेक्स्ट्रा। इन दोनों ने पार्टनर्स होकर गूगल्स AI डाटा सेंटर्स को इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पर? विशाखापट्टनम। Question number 15 which organization became the first Indian water utility to receive ISO 50001:2018 certification? तो सिंपली ये क्वेश्चन पूछ रहा है इंडिया का पहला वाटर यूटिलिटी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसे कि ISO 50001:2018 का सर्टिफिकेट मिला है? तो ये मिला है बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड को अभी हाल ही में ISO 50001:2018 का सर्टिफिकेट मिला है। ISO का फुल फॉर्म देख लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ये जो ISO 50001 है ये रिलेटेड है एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से। इससे पहले भी बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड जो कि इंडिया का फर्स्ट वाटर बोर्ड बना था जिसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स से भी सर्टिफिकेट मिला था फॉर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 द जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 वाज पास्ड बाय व्हिच लेजिस्लेटिव बॉडी? तो कौन से लेजिस्लेटिव बॉडी में भी हाल ही ने जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल 2026 को
पास किया है। तो ये किया गया है पंजाब असेंबली के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इस बिल के बारे में जान लेते हैं। ये जो अमेंडमेंट का मेनली एम क्या था ना, जो गुरु ग्रंथ साहिब के अगेंस्ट में अगर कोई कुछ करता है तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगा दिया जाएगा। और इस बिल के अंडर में जो मिनिमम पनिशमेंट रखा गया है वो है 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट और मैक्सिमम है लाइफ इम्प्रिजमेंट। फाइन रखा गया है 5 लाख से लेकर 25 लाख तक। तो ये बिल को अभी हाल ही में पंजाब असेंबली ने पास किया है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो इज लोकेटेड इन व्हिच सिटी। तो भारत का पहला वाटर न्यूट्रल कोचिंग डिपो ये कहाँ पर ही है? तो ये है अहमदाबाद पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में चलते हैं। इंडिया का फर्स्ट वाटर न्यूट्रल डिपो जिसका नाम है कनकारिया कोचिंग डिपो, जो कि अहमदाबाद में है। और ये डिपो करीब 1.60 लाख लीटर्स वाटर को सेव करता है हर दिन। और ये कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करता है वाटर को सेव करने के लिए? वो है प्लांट बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन। तो फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाउ मेनी स्टार्टअप्स वे रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितने स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किए हैं? तो ये किया गया है करीब 55,200 से भी ज़्यादा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करीब मोर दैन 55,200 स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया है। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव्स जिसकी लॉन्च किया जाता है 16 जनवरी 2016 को, और अब तक 31 मार्च 2026 तक जो टोटल रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है ये 2.23 लाख से भी क्रॉस कर चुका है। अगर लास्ट ईयर 2024-25 में कितने स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया गया था, वो है मोर देन 36,400। और सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किया गया है कौन से स्टेट से? वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज किए गए हैं। सेकेंड पोजीशंस पे है कर्नाटक और थर्ड पोजीशंस पे है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19। द प्राइम मिनिस्टर इनाग्रेटेड श्री गुरु भैरवक्या मंदिर इन व्हिच स्टेट। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु भैरवक्या मंदिर को कौन से स्टेट पे इनाग्रेशन किया है? तो इसे किया गया है कर्नाटक पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द टोटल फाइनेंशियल क्रॉप्स एलोकेटेड अंडर स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0। तो स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के तहत कुल वित्तीय कोष कितना निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है 10,000 करोड़ रुपीज़। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Question number 21. EPIDA signed a 70-year lease agreement with the Agricultural Department of which state for setting up a बासमती and organic training center in पीलीभीत। तो पीलीभीत पर बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कौन से स्टेट के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ने एपीडा के साथ में मिलकर 70 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट को साइन किया है? तो ये करीब किया गया है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। एपीडा का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसका फुल फॉर्म को भी याद रखिएगा। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर एक 70 ईयर्स का लीज एग्रीमेंट को साइन किया है बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर को पीलीभीत में एस्टैब्लिश करने के लिए। Which state announced the AI Policy 2026 to boost industry governance and public services? इंडस्ट्री गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज को बूस्ट करने के लिए कौन से स्टेट ने एआई पॉलिसी 2026 का अनाउंसमेंट किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। Which state recorded a historic voter turnout of 92.47% in two-phase assembly election, the highest since independence? तो ये जो स्टेट है जो कि रिकॉर्ड किया है हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट कितना 92.47। तो ये किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। हाउ मच फंड हैज बीन एलोकेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द ई कोर्ट प्रोजेक्ट टू मेक कोर्ट अक्रॉस इंडिया पेपरलेस। तो पूरे इंडिया पर कोर्ट को पेपरलेस बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने फंड का एलोकेट किया है ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंडर पर? तो ये जो किया गया है वो है 7,210 करोड़ रुपीज़। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
तो करीब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 7,210 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है एलोकेट करेगा। ये किस लिए किया जाएगा? तो पूरे इंडिया पे जो भी कोर्ट है इनको पेपरलेस बना दिया जाएगा। और इसे कौन से प्रोजेक्ट के अंडर में ये फंड को एलोकेट किया गया है? वो है ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंडर पर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच इंस्टीट्यूट कमीशन अ न्यू एक्स बैंड डॉपलर वेदर रैडर एट महाबलेश्वर? तो महाबलेश्वर पर न्यू एक्स बैंड डॉपलर वेदर रैडर का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। तो ये कौन से इंस्टीट्यूट ने इसे इस्टेब्लिश किया है? तो इसे किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने महाबलेश्वर पर एक नया एक्स बैंड डॉपलर वेदर रैडर का एस्टैब्लिशमेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 26, वेयर वाज द 3-day नेशनल चिंतन शिविर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कंक्लूडेड? तो 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर इसका जो संपन्न हुआ है ये हुआ है चंडीगढ़ पे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेशनल चिंतन शिविर जो कि चंडीगढ़ पंजाब में हो रहा था और ये 3 दिन तक चला था और इस शिविर का थीम था अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब, विकसित भारत @2047। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, इन व्हिच प्लेस डिड द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज द ऑल असम मैराथन एज ए पार्ट ऑफ रंगोली बिहू सेलिब्रेशन? तो कहाँ पर ये इंडियन आर्मी ने ऑल असम मैराथन को ऑर्गेनाइज किया था? तो ये किया गया है दिग्बोई पर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इंडियन आर्मी ने आसाम के दिग्बोई पर ऑल असम मैराथन जो कि रंगोली बिहू सेलिब्रेशन का एक पार्ट था इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। आयुष्मान भारत दिवस इज ऑब्जर्व ऑन व्हिच डेट एवरी ईयर? तो हर वर्ष जो आयुष्मान भारत दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में जान लेते हैं। इसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये आता है। और इस योजना के अंडर में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। तो इसे भी ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 29, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट दिया गया है अनुपिंदर सिंह गेरवाल को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। अनुपिंदर सिंह गेरवाल जो कि फॉर्मर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं। तो इन्हीं को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंटमेंट मिला है। टो लैम हु विल विजिट इंडिया फ्रॉम 5th to 7th May 2026 इज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच कंट्री? तो अभी हाल ही में 5 से लेकर 7 मई 2026 में टो लैम जो कि इंडिया विजिट करेंगे। तो ये कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं? तो ये है वियतनाम के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। What is the total length of the Ganga Expressway inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी in April 2026? तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का इनाग्रेशन किया गया। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे का टोटल लेंथ कितना है? तो ये है 594 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Which regulatory body operationalized the past risks and return verification agency to enhance transparency in financial market? तो फाइनेंशियल मार्केट पे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए कौन सी रेगुलेटरी बॉडी ने पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी को लागू किया है? तो ये किया गया है सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Question number 33, the bilateral diving exercise in SLN Divex 2026 was conducted between India and which country? तो इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में इन SLN Divex 2026 एक तरह का बायलेटरल डाइविंग एक्सरसाइज है जिसे कि कंडक्ट किया गया था। तो ये हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा इन SLN Divex 2026 एक तरह का बायलेटरल डाइविंग एक्सरसाइज है जिसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट किया गया था। और ये एक्सरसाइज हुआ था श्रीलंका के कोलंबो पर और 21 से लेकर 28 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज चला था।
इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया का जो शिप है INS निरीक्षर इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो इन SLN डाइवेक्स 2026 इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट किया गया था। Question number 34. India's first indigenous air-launched anti-ship missile, naval anti-ship missile short range, was developed by which organization? तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को डेवलप किया है? तो इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो DRDO ने इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयर-लॉन्च्ड एंटी-शिप मिसाइल जिसका नाम है नेवल एंटी-शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज को डेवलप किया है। तो इसे डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, किसके साथ में मिलके? इंडियन नेवी के साथ में मिलके। और इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल ऑफ उड़ीसा कोस्ट से। नेक्स्ट है वेयर विल द 2026 ITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैम्पियनशिप बी हेल्ड? तो 2026 ITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैम्पियनशिप ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसे लंदन में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। लंदन इंग्लैंड में ITTF वर्ल्ड टीम टेबल टेनिस चैम्पियनशिप को ऑर्गेनाइज किया जाएगा और ये चलेगा 28 अप्रैल से लेकर 10 मई तक और ये इसका 100 एडिशन रहने वाला है। इन द एशियन बीच गेम्स 2026 विच मेडल डिड इंडियाज वोमेंस कबड्डी टीम विन? तो अभी हाल ही में जो एशियन बीच गेम्स 2026 हो रहा था तो इसमें इंडिया के वोमेंस कबड्डी टीम ने कौन से मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। एशियन बीच गेम्स 2026 जिसे कि सान्या चाइना पे खेला जा रहा था और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा और इसमें इंडिया के जो वोमेंस कबड्डी टीम है इन्होंने श्रीलंका टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता है और इंडियन मेंस कबड्डी टीम का बात करें तो इन्होंने ईरान टीम को हराकर सिल्वर मेडल जीता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 किस शहर में आयोजित किया जा रहा था? तो ये किया जा रहा था कायरो पर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 जिसे कि कायरो इजिप्ट में ऑर्गेनाइज किया जा रहा था और ये वर्ल्ड कप चला था 19 से लेकर 27 अप्रैल तक और इसमें इंडिया का जो टोटल मेडल रहा है वह 16 मेडल जिसमें कि 5 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और 5 ब्रोंज मेडल रहा है। इंडिया के जो हेमंत बर्मान है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट पर और इंडिया के जो जुबैर खान और आद्या कत्याल इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है कौन सी कैटेगरी में? ट्रैप मिक्स टीम इवेंट पर। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट एथलीट टू रन अ सब 2 आवर मैराथन इन ए कॉम्पिटिटिव रेस एट द लंदन मैराथन? तो लंदन मैराथन पर 2 घंटों से भी कम समय लेकर के मैराथन पूरे करने वाले पहले एथलीट जो बने हैं वो है सेबेस्टियन शॉ। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो सेबेस्टियन शॉ जो कि फर्स्ट एथलीट बन चुके हैं जिन्होंने 2 घंटों से भी कम समय लेकर के लंदन मैराथन को कंप्लीट किया है और सेकेंड पोजीशन पे है योमिफ केजल्चा। नेक्स्ट है व्हिच टीम won the AFC Champions League Elite title by defeating मसिंदा जेल्बिया इन द फाइनल? तो फाइनल पे मसिंदा जेल्बिया को हराकर कौन सी टीम ने AFC चैम्पियंस लीग एलाइट टाइटल जीता है? तो ये जीता गया है अल अहली की टीम के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो इस बार 2025-26 AFC चैम्पियंस लीग एलाइट टाइटल का 44th एडिशंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा था किसके द्वारा? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा जिसमें कि अल अहली सऊदी फुटबॉल क्लब ने ये खिताब जीता है और ये इसका सेकेंड टाइटल रहा है। इसका जो फाइनल मैच है खेला जा रहा था किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम पर और इस पे जो रनर अप रहा है वो है जापान का मसिंदा जेल्बिया टीम और मसिंदा जेल्बिया को हराकर अल अहली सऊदी फुटबॉल क्लब ने इस बार AFC चैम्पियंस लीग एलाइट टाइटल का खिताब जीता है। Which organization recently joined the International World Game Association at its annual general meeting in Lausanne? तो लौजान पे जो इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन का एनुअल जनरल मीटिंग चल रहा था तो इस पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इसे ज्वाइन किया है? तो इसे ज्वाइन किया गया है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है हु ओन द अंडर 17 बॉयज नेशनल टाइटल एट द UTT 87th इंटरस्टेट जूनियर एंड यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। तो UTT 87th इंटर स्टेट जूनियर और यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप पे अंडर 17 बॉयज़ नेशनल का टाइटल जो जीता है ये जीता गया है ऋत्विक गुप्ता के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ऋत्विक गुप्ता ने सार्थक आर्या जो कि उड़ीसा से है इनको हराकर ये खिताब जीता है। ऋत्विक गुप्ता जो कि फर्स्ट प्लेयर बन चुके हैं जम्मू कश्मीर से जिनको कि ये टाइटल मिला है। नेक्स्ट है which organization will take over the governance of shooting para sports from the IPC subject to approval। तो शूटिंग पारा स्पोर्ट्स का जो गवर्नेंस है इसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी कि ISSF के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये जो शूटिंग पारा स्पोर्ट्स है ना इसे पहले IPC के अंडर में वर्ल्ड शूटिंग पारा स्पोर्ट्स मैनेज करता था, बट अभी ISSF इसका जो मैनेजमेंट को यानी कि शूटिंग पारा स्पोर्ट्स का जो मैनेजमेंट है इसे टेक ओवर कर लेगा। जो शूटिंग पारा स्पोर्ट्स है इसे पहले IPC यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के अंडर में वर्ल्ड शूटिंग पारा स्पोर्ट्स मैनेज करता था, बट अभी ISSF इसके मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया है। नेक्स्ट है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सीनियर सिलेक्शन कमेटी हुज टेन्योर हैज बीन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर बाय BCCI। तो हाल ही में अभी BCCI के जो सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं कौन, अजीत अगरकर, इनके टेन्योर को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। तो सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन है, अजीत अगरकर। ऑस्कर स्मिथ हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज ए लेजेंडरी प्लेयर ऑफ स्पोर्ट। तो हाल ही में जो निधन हुए ऑस्कर स्मिथ है ये कौन से महान खिलाड़ी थे, तो ये बास्केटबॉल से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Who won the FIDE Women's Candidate Tournament 2026 and earned the right to challenge for the World Championship। तभी हाल ही में FIDE Women's Candidate Tournament 2026 किसके द्वारा जीता गया, तो ये जीता गया R वैशाली के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Who was named ICC Men's Player of the Month for March for his performance in T20 क्रिकेट। तो ICC Men's Player of the Month मार्च महीने के लिए किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है संजू सैमसन को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो संजू सैमसन ICC Men's Player of the Month कौन से ईयर के लिए, मार्च मंथ के लिए बन चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम May 2026 which country will extend zero tariff access to all African nations with diplomatic ties। तो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है चाइना। तो मई 2026 से चाइना जो कि डिसाइड किया है जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है उन सभी के प्रोडक्ट्स के ऊपर में जीरो टैरिफ लगाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। According to the France fossil fuel exit roadmap, by which year will fossil gas be completely phased out। तभी हाल ही में फ्रांस ने अपना फॉसिल फ्यूल एग्जिट रोड मैप को जारी किया है। तो इस रोड मैप के अनुसार जो फॉसिल गैस को कम्प्लीटली फेज आउट कौन से साल तक कर दिया जाएगा, तो ये कर दिया जाएगा 2050 तक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। अभी हाल ही में फ्रांस ने यूरोप का फर्स्ट फ्यूल बाय फ्यूल फॉसिल एग्जिट रोड मैप को लॉन्च किया है और इस रोड मैप के अकॉर्डिंग 2050 तक गैस का जो यूज है इसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा और 2030 तक टारगेट रखा गया है कि कोल का यूज को ख़त्म कर दिया जाएगा और ऑयल का जो यूज है इसे 2045 तक फेज आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मच अमाउंट हैज इंडिया अप्रूव एज द फर्स्ट विड्रॉल फॉर मालदीव्स अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क के अंडर में इंडिया ने करीब 30 बिलियन रुपीज़ का अप्रूवल दिया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो। नेक्स्ट है व्हिच एडिशन ऑफ द सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में सुर ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इस बार इसका कौन सा एडिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये किया गया था इसका 13th एडिशन को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये जो सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड है, इसे नई दिल्ली पे ऑर्गेनाइज किया गया था और इस बार ये जो अवार्ड दिया गया है सुमित्रा गुहा को और पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित को। नेक्स्ट है, व्हिच यूनिवर्सिटी अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये जो यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट लॉन्च करने का जो अनाउंसमेंट किया गया है, ये किया गया है सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये एशिया का फर्स्ट यूनेस्को चेयर है जिसे कि ऑर्गेनाइज किया गया था यूनेस्को के साथ में मिलके, और ये कॉन्फ्रेंस का थीम रहने वाला है वोमेन्स लीडिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क, और इसका एम है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना और स्किल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी हैज़ द यूनाइटेड स्टेट्स इम्पोज्ड ऑन इंडियन सोलर इंपोर्ट्स। तो इंडियन सोलर इंपोर्ट्स के ऊपर में यूनाइटेड स्टेट्स ने करीब 123.04% का एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Who received the WWF National Award for developing the AI-powered Neophyte ID? तब ये हाल ही में WWF नेशनल अवार्ड ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया एन अलीम यूसुफ को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तब ये हाल ही में एन अलीम यूसुफ जिनको कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नेशनल अवार्ड दिया गया है। किस लिए दिया गया है कि इन्होंने नियोफाइट आईडी ऐप को डेवलप किया है जो कि आइडेंटिफाई करता है इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज को केरला पर, और यह अवार्ड को इनको प्रेजेंट किया गया है नेशनल इको यूथ इनोवेशन समिट 2026 पर। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 9000 रन्स इन IPL हिस्ट्री। तो IPL इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी जो बन चुके हैं वो है विराट कोहली। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, DPI@2047 रोड मैप वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा DPI@2047 रोड मैप को लॉन्च किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। DPI का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो DPI@2047 को लॉन्च किया गया है 27 अप्रैल को नीति आयोग के द्वारा, और इसे डेवलप किया गया है किसके साथ पे मिलके? एक स्टेप फाउंडेशन और डेलोटेड के साथ में मिलके इसे डेवलप किया गया है। ये जो DPI@2047 है इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है DPI 2.0 जिसका कि टाइमलाइन रख दिया गया है 2025 से लेकर 2035 तक, और सेकेंड में है DPI 3.0 जिसे कि 2035 से इसका टाइमलाइन चलेगा 2047 तक। तो इसे याद रखिएगा, DPI@2047 रोड मैप को लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। When is वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये मनाया जाता है अप्रैल 26 को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है, और इस बार इसका थीम है IP एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेट। और ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे है इसे इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। कौन से ईयर में? 2000 में। नेक्स्ट है, रघु राय हु रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83 वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड। तब ये हाल ही में 83 ईयर्स में रघु राय का देहांत हुआ है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक फोटोग्राफर थे। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो रघु राय जो कि एक इंडियन फोटोग्राफर और फोटो जर्नलिस्ट थे, इनको 1972 में पद्मश्री अवार्ड मिला था, और 2017 में इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। तो हाल ही में इनको 83 ईयर्स में इनका देहांत हो चुका है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है यूजीन ब्रोनवाल्ड को। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
तो फादर ऑफ मॉडर्न कार्डियोलॉजी ये है यूजिन बोनवार्ड, जिनका कि हाल ही में 92 एज में इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट है व्हिच कंट्री पास्ड अ लॉ रेस्ट्रिक्टिंग सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रेन अंडर 15 इन अप्रैल 2026। तभी हाल ही में अप्रैल में 15 साल से भी कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून को पास किया गया है। तो ये जो कंट्री है तुर्की, इन्होंने पास किया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Who has been appointed as वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के नए वाइस चेयरपर्सन के तौर पे किसे अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो ये दिया गया है अशोक कुमार लहरी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो। तो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन के तौर पे अपॉइंटमेंट दिया गया है अशोक कुमार लहरी को। गवर्नमेंट ने नीति आयोग के अदर फुल टाइम मेंबर्स को भी अपॉइंटमेंट दिए हैं। उनका नाम भी जान लेते हैं। राजीव बुआ, प्रोफेसर के वी राजू और प्रोफेसर गोवर्धन दास, डॉक्टर एम श्रीनिवास और प्रोफेसर अभय करंदीकर। तो इन सभी को फुल टाइम मेंबर के तौर पे अपॉइंटमेंट मिला है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नास्कॉम। तो नास्कॉम के न्यू चेयरपर्सन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है श्रीकांत पेलम कन्नी को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वेयर विल द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट बी हेल्ड। तो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का 4th एडिशन को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये किया जाएगा न्यू दिल्ली पे। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का 4th एडिशन को होगा मई 28 से लेकर 31 तक। कहाँ पर ही न्यू दिल्ली पे। तो ये जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट है इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2008 पर, और इस बार इसका 4th एडिशन को न्यू दिल्ली पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस बार का थीम देखते हैं आईएस स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले इसका जो फर्स्ट एडिशन को 2008 में न्यू दिल्ली पर ऑर्गेनाइज किया गया था, और सेकेंड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2011 में हुआ था एडिस अबाबा पर, और इसका 3rd एडिशन को 2015 में न्यू दिल्ली पे ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस बार न्यू दिल्ली पे ही इसका 4th एडिशन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट है हु चेयर द ब्रिक्स मेना यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली रिसेंटली। तभी हाल ही में न्यू दिल्ली पर ब्रिक्स मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका का मीटिंग हुआ था। तो इसे अध्यक्षता कौन किए थे। तो ये किया गया था डॉक्टर मीना मल्होत्रा के द्वारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा ब्रिक्स मीना का मीटिंग के अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 64 हु ऑन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का जो किताब है ये जीता गया है साध्वी सेल के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। इसमें फर्स्ट रनर अप रहे हैं राजनंदिनी पवार, और सेकेंड रनर अप है श्री अद्विता, और ये जो फाइनल है ये हो रहा था कलिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर उड़ीसा पर, और इस बार इसका 61st एडिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसका थीम था डॉटर्स ऑफ दिस सॉइल। याद रखिएगा साध्वी सेल इस बार फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब जीती है। नेक्स्ट है रिसेंटली द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ व्हिच बैंक वाज कैंसिल्ड बाय आरबीआई। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो लाइसेंस है उसे कैंसिल कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे कॉमेमोरेट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया जाता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के याद में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेशनल पंचायत राज डे ये मनाया जाता है अप्रैल 24 को, और इस बार इसका थीम था सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट है व्हिच इंडियन आर्मी चीफ वाज रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम ऑफ द यूएस आर्मी वॉर कॉलेज। तब हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम ऑफ द यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और ये 3rd इंडियन आर्मी चीफ बन चुके हैं जिनको ये ऑनर मिला है। इससे पहले जनरल बीके सिंह और जनरल विक्रम सिंह को ये ऑनर मिला था।
और अभी हाल ही में जनरल उपेंद्र द्विवेदी को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम ऑफ द यूएस आर्मी वॉर कॉलेज का ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट है, ऑन व्हिच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग फैसिलिटी फॉर लिथियम आयन बैटरीज एंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स बीन एस्टैब्लिश। तभी हाल ही में जो इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिसाइकलिंग फैसिलिटी फॉर लिथियम आयन बैटरीज और रेयर अर्थ मैग्नेट्स के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। Question number 69. Nadendra Bhaskar Rao, who recently passed away at the age of 90, was the former chief minister of which state? तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, जिनका कि हाल ही में निधन हो चुका है 90 एज में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड? तो अटल पेंशन योजना इसे लॉन्च किया गया था मई 9, 2015 को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तभी हाल ही में ये जो अटल पेंशन योजना है ये 9 करोड़ से भी ज़्यादा एनरोलमेंट क्रॉस कर चुका है और ये डाटा है 21 अप्रैल का। ये जो अटल पेंशन योजना है ये एक तरह का वॉल्यूंटरी और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसमें एलिजिबिलिटी एज है 18 से लेकर 40 इयर्स तक और इसे एडमिनिस्टर किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जिसमें कि इस योजना के अंडर में गारंटेड पेंशन है 60 साल के बाद में 1000 से लेकर 5000 तक। तभी हाल ही में ये अपना 9 करोड़ एनरोलमेंट्स क्रॉस कर चुका है। The 7th Joint Group of Customs meeting held in April 2026 was conducted between which two countries? तभी हाल ही में 7th Joint Group of Customs का मीटिंग हुआ था। तो ये कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में ये मीटिंग को कंडक्ट किया गया था? तो ये किया गया था इंडिया और भूटान के बीच में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, द 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग हेल्ड इन अप्रैल 2026 वाज कंडक्टेड बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज? तभी हाल ही में केरला में 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग को कंडक्ट किया गया था। तो ये कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में ये मीटिंग हुआ था? तो ये हुआ था इंडिया और भूटान के बीच में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। 7th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग जो कि हुआ था केरला के मुन्नर पर और इसमें कंट्रीज़ पार्टिसिपेंट था इंडिया और भूटान और ये मीटिंग चला था 20 से लेकर 21 अप्रैल तक। इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट रीच व्हाट वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट है ये पहुंच गया था 72,325.82 करोड़ रुपीज़। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये जो डाटा है इसे रिलीज़ किया गया था मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा और सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट किया गया है वो है फ्रोजन श्रिम्प को और सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट गया है कौन से कंट्री को, वो है यूएस को और सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट इंडिया का बन चुका है वो है चाइना। तो इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 72,325.82 करोड़ रुपीज़ का सी फूड एक्सपोर्ट किया गया है और हमने देखा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पर किया गया था, यूएसए और सेकंड है चाइना पर। Which bird sanctuary has recently been designated as India's 99th Ramsar site? तभी हाल ही में इंडिया के 99 रामसर साइट्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो इनमें से कौन से बर्ड सेंचुरी को इंडिया का 99 रामसर साइट बना दिया गया है? तो ये बना गया है शेखा झील बर्ड सेंचुरी को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। ये जो शेखा झील बर्ड सेंचुरी है ये इंडिया का 99 रामसर साइट बन चुका है और ये उत्तर प्रदेश का 12th रामसर साइट बन चुका है और ये उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट है, व्हिच कंट्री इज सेटिंग अप द वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी फॉर हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट? तो हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट के लिए वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी ये बनाएगा फिनलैंड। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है और इस रिपोजिटरी का नाम रखा जाएगा ऑनकैलो और इसे बनाया जाएगा ओल्कियोलोटो आइलैंड पर। तो याद रखिएगा फिनलैंड जो कि बनाएगा वर्ल्ड का फर्स्ट परमानेंट डीप जियोलॉजिकल रिपोजिटरी किसके लिए, हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट के लिए।
नेक्स्ट है हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी। तो हंगरी के नए प्रधानमंत्री के तौर पे जो नियुक्त किया गया है वो है पीटर मक्यार को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हिच टेनिस प्लेयर हैज बीन नेम्ड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इन्फोसिस इन ए मल्टी ईयर पार्टनरशिप। तो इन्फोसिस का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे कौन से टेनिस प्लेयर को बनाया गया है। तो ये बनाया गया है कार्लोस अल्काराज को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो कार्लोस अल्काराज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिए चुके हैं इन्फोसिस का। Who has been elected as the Deputy Chairman of राज्यसभा for a third consecutive time। तो राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है हरिवंश नारायण सिंह को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। द यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 टिल व्हिच ईयर। तो अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज़ 3 है इसका डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये कर दिया गया है मार्च 2028 तक। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। पहले इसका डेडलाइन था मार्च 2026 तक, बट अभी यूनियन कैबिनेट ने इसका डेडलाइन को मार्च 2028 तक बढ़ा दिया। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसे लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को, और अभी इसका डेडलाइन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसका रिवाइज टोटल आउटले ये बताया गया है 83,977 करोड़ रुपीज। और मार्च 2028 तक जितने भी रोड ब्रिजेस है प्लेन एरियाज में उसे कंप्लीट किया जाएगा, और हिली एरियाज में जितने भी रोड है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। और मार्च 2029 तक टाइम रखा गया है, जितने भी हिलीज एरियाज में ब्रिजेस है उन सभी को कंप्लीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट एवर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस ऑफिसर्स वाज चेयर्ड बाय होम इन न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का फर्स्ट एवर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इसको अध्यक्षता किसने किया था। तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता किए थे फर्स्ट एवर लीडरशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड पुलिस फोर्स का, जो कि कहाँ पर ही हो रहा था, न्यू दिल्ली पे। When was the first National Civil Service Day officially observed in India? तो नेशनल सिविल सर्विस डे ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था अप्रैल 21, 2026 को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो नेशनल सिविल सर्विस डे ये मनाते हैं अप्रैल 21 को, और इस बार 2026 में इसका 18th नेशनल सिविल सर्विस डे मनाया गया था। और इस बार इसका थीम है विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। याद रखिएगा नेशनल सिविल सर्विस डे अप्रैल 21 को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, आज पर द अप्रैल 2026 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया रैंक्ड व्हिच पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तभी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार इंडिया का रैंक कितना है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो इंडिया का रैंक है 6th पोजीशंस पे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हु लॉन्च द न्यू LIC कस्टमर ऐप माई LIC एंड द ऐप फॉर सेल्स इंटरमीडिएटरीज सुपर सेल्स साथी। तभी हाल ही में LIC ने 2 ऐप को लॉन्च किया है। सबसे पहला है कस्टमर लोग के लिए माई LIC को लॉन्च किया गया है, और सेल्स इंटरमीडिएटरीज लोग के लिए सुपर सेल्स साथी ऐप को लॉन्च किया गया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो दोनों ऐप है ये दोनों ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किया गया M नागराजू के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तभी हाल ही में LIC ने 2 ऐप को लॉन्च किया है। पहला ऐप है माई LIC जो कि कस्टमर लोग के लिए है, और सेकेंड ऐप है LIC सुपर सेल्स साथी जो कि इंटरमीडिएटरीज सेल्स इंटरमीडिएटरीज लोग के लिए है, यानी कि एजेंट लोग के लिए रहने वाला है। नेक्स्ट है द इनिशिएटिव्स विश्व सूत्र वेब्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री। तो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा विश्व सूत्र वेब्स ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया। तो ये किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है हु was awarded the 9th Professor M.S. Swaminathan Award for contribution to agriculture। तो एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन के लिए किसको 9th प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन अवार्ड मिला है? तो ये मिला है च श्रीनिवास राव को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हु विल बिकम द नेक्स्ट CEO ऑफ एप्पल फ्रॉम 1 सितंबर 2026 सक्सीडिंग टिम कुक। तो अभी हाल ही में एप्पल के जो CEO है टिम कुक, तो इनके बाद में 1 सितंबर 2026 से एप्पल के नेक्स्ट CEO कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे जॉन टर्न्स। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो 1 सितंबर 2026 के एप्पल के न्यू CEO बनेंगे जॉन टर्न्स। नेक्स्ट है which organization launched the AI powered chatbot अभय to verify fraudulent notice। तो fraudulent notice को वेरीफाई करने के लिए एक AI powered chatbot को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अभय। तो ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस यानी कि CBI के द्वारा। तभी हाल ही में CBI के द्वारा अभय नाम का AI पावर्ड चैटबॉट को लॉन्च किया गया है टू वेरीफाई फ्रॉडुलेंट नोटिसेस। द सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम प्रज्ञा वाज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो प्रज्ञा सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम है इसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा डेवलप किया गया? तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तब इसे हाल ही में DRDO ने हैंडओवर कर दिया है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। किसको? प्रज्ञा को। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन सक्षम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द अर्बन कोऑपरेटिव्स बैंकिंग सेक्टर। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर्स के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने मिशन सक्षम को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन अप्रैल 2026। तभी हाल ही में अप्रैल में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के तौर पे जो नियुक्त दिया गया है वो है जस्टिस लिसा गिल को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कौन बन चुकी है? जस्टिस लिसा गिल। नेक्स्ट है द वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज स्कीम इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बानी स्कीम है इसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे किया गया है AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा ये बानी स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो ये बानी का जो फुल फॉर्म है इसे ध्यान में रखिएगा, वाइब्रेंट एडवोकेसी फॉर एडवांसमेंट एंड नर्चरिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज। तो अभी हाल ही में AICTE ने बानी का जो 3rd एडिशंस को लॉन्च किया है। बानी का फुल फॉर्म है और इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है क्या ना प्रमोट करना टेक्निकल एजुकेशन को इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट है हु डेवलप्ड सरल AI विच कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स रिसर्च इनटू सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है सरल AI किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो ये डेवलप किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो ये सरल AI का काम क्या है? ये AI क्या करेगा? जितने भी कॉम्प्लेक्स रिसर्च पेपर है उन सभी को इजी टू अंडरस्टैंड वे में कन्वर्ट करेगा और ये करीब इसे 18 इंडियन लैंग्वेजेस में ये कन्वर्ट कर सकता है। तो सरल AI को डेवलप किया गया है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है व्हिच इंस्टीट्यूट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द विक्रम सोधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI एनेबल्ड जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम। तो AI एनेबल्ड जियोलॉजिकल और माइनिंग सिस्टम के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स ने विक्रम सोधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है? तो ये किया गया है IIT खड़गपुर के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो IIT खड़गपुर ने विक्रम सोधी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है फॉर AI एनेबल्ड जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है व्हिच स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ प्लेयर कॉन्टैक्ट सिस्टम फ्रॉम द 2026-27 डोमेस्टिक सेशन।
तो कौन सा स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट एसोसिएशन बना है जो कि इंट्रोड्यूस किया है प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को कौन से सेशन के लिए 2026-27 डोमेस्टिक सेशंस के लिए। तो ये जो क्रिकेट एसोसिएशन के अनाउंसमेंट किया गया है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन जो कि इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट एसोसिएशन बना है जो कि इंट्रोड्यूस किया है प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को 2026-27 डोमेस्टिक सेशंस के लिए। नेक्स्ट है हु वाज क्राउन्ड मिस सेक इंडिया 2026। तो मिस सेक इंडिया 2026 का खिताब है ये जीता गया है निशिता योगेश के द्वारा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा, हीरोमा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये जो मिस सेक इंडिया 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें रनरअप्स रहे हैं प्रियंका सरकार और साक्षी खारी। Which company became the first in India to receive the Global Farm Sustainability Assessment 3.0 Silver Benchmark in Wheat and Paddy? तो कौन सा कंपनी इंडिया का फर्स्ट कंपनी बन चुका है जिसे कि ग्लोबल फार्म सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 3.0 सिल्वर बेंचमार्क मिला है, किस पर, गेहूं और धान के लिए। तो ये मिला है आईटीसी लिमिटेड को, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है बॉब वर्ल्ड लाइट मोबाइल बैंकिंग ऐप has been jointly introduced by which two organization? तो कौन से दो ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा बॉब वर्ल्ड लाइट मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा और रिलायंस जियो के साथ में मिलके, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है व्हेयर डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 कमेंस। तो नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का फर्स्ट एडिशन कहाँ पर ही शुरू हुआ है, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली पे, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। न्यू दिल्ली का इसका नौसेना भवन पर इसे स्टार्टिंग किया गया है और इसे इनॉग्रेशन किया गया था एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी जो कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है। नेक्स्ट है हु लॉन्च द 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026। तो 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 को लॉन्च किया गया है CR पाटिल के द्वारा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। ये जो 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक ये कहाँ पर ही होगा, भारत मंडपम न्यू दिल्ली पे 22 से लेकर 26 सितंबर तक, और इसका थीम रहने वाला है क्लाइमेट रेजिलेंट वाटर मैनेजमेंट, और इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। Last question, which institutes became India's first zero waste to landfill healthcare institutes under स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत कौन सा इंस्टीट्यूट इंडिया का फर्स्ट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट बना है, तो ये बना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 जो छूट गया था, who was appointed as India's next High Commissioner to Bangladesh in April 2026। तो अप्रैल में अभी हाल ही में इंडिया के नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश किसे अपॉइंटमेंट दिया गया है, तो ये किया गया है दिनेश त्रिवेदी को, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है।